नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मयंक शर्मा, डायरेक्टर फिजिक्स स्टेट कोचिंग संस्थान सहारनपुर। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कर रहा हूं आपका अपने इस YouTube चैनल फिजिक्स बाय मयंक शर्मा पर। आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आज की वीडियो यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि जैसे ही एग्ज़ाम डेट अनाउंस की जाती है या फिर आपकी डेट शीट आती है, उसके तुरंत बाद ही हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चालू कर देंगे अपने YouTube चैनल पर। तो आज उसी सीरीज की पहली वीडियो है। डेट शीट आपकी आ चुकी है, 24 मार्च से आपके एग्जाम शुरू हैं और 7 अप्रैल को आपका भौतिक विज्ञान का पेपर है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने एक निर्णय लिया था कि हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के फिजिक्स को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर से पहले कराएंगे। और आज उसी सीरीज की ये वीडियो हमने नई सीरीज शुरू करी हुई है, ये आपके लिए है और आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। और हम लोग अपना वादा पूरा करते हैं। आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए आपको हमारी कोचिंग की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुझे आशा है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो भी बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो आज इसका पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का, जो कि फर्स्ट बुक यानी कि भौतिक विज्ञान के भाग 1 के पहले चैप्टर कूलाम के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र नामक चैप्टर से लिया गया है। इसका फर्स्ट या पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में आएगा। मैं आपको बता दूं कि आज क्या पढ़ाएंगे। ये है यूपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। इसमें जो पहला क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट में आता है 1 से 2 नंबर में कि वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव क्या है तथा वैद्युत द्विध्रुव का गुण किसे कहते हैं। यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको चलिए समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव, इसमें 2 परिभाषा बनती हैं। एक तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक इसका आघूर्ण क्या है। ठीक है, क्या इसका मात्रक होता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, सारे का सारा बताऊंगा आप लोगों को। चलिए इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बात करी जाए वैद्युत द्विध्रुव की कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। इसको सही कर। सबसे पहले बात की जाए वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वैद्युत द्विध्रुव एक प्रकार का सिस्टम है। सिस्टम का मतलब हिंदी में कहते हैं इसको निकाय। क्या कहते हैं? निकाय। और जब भी कोई सिस्टम बनता है तो सिस्टम हमेशा केवल एक चीज से नहीं बनता। सिस्टम के अंदर कई चीजें होती हैं, यानी कि एक सिस्टम यानी कि फिर एक निकाय केवल एक चीज से नहीं बन सकता, उसके अंदर कई चीज होंगी। जैसे कि ट्रैक्टर एक प्रकार का सिस्टम है तो उसमें गियर बॉक्स, स्टीयरिंग, रेस, ब्रेक, क्लच आदि होते हैं। इसी प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव भी एक क्या है? सिस्टम है। और इस सिस्टम में भी कई चीज होंगी। क्या क्या चीज होंगी उसी के आधार पर इसकी परिभाषा बताई गई है। देखिए इधर देखते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव का चित्र बना हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव का चित्र बना हुआ है, उसका डायग्राम बना हुआ है, आरेख बना हुआ है। क्या क्या है? अब मैंने कहा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है? एक प्रकार का सिस्टम है, एक निकाय है। निकाय में कुछ चीजें होती हैं, तो इस निकाय में भी कुछ चीजें होंगी। ये भी किन चीजों से मिलकर बना होगा, तो किन चीजों से मिलकर बना है? वैद्युत द्विध्रुव एक सिस्टम है जिसमें 2 आवेश होते हैं। देखिए एक आवेश ये रहा, ये माइनस का है, और एक आवेश ये रहा, ये प्लस का है। 2 आवेश होते हैं जिनके बीच की दूरी क्या होती है? बहुत कम होती है इनके बीच की दूरी, और इसका नाम दिया गया है 2l दूरी। कितनी दूरी? 2l दूरी। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? इनके बीच की दूरी क्या होती है? 2l। तो अब हम परिभाषा वैद्युत द्विध्रुव की अगर लिखें तो क्या परिभाषा बनेगी? बड़ी आसान, मैं बताऊं कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, एक प्रकार का वह सिस्टम है जिसमें दो बराबर, देखिए ये भी उतने ही कूलाम का है और ये भी उतने ही कूलाम का है, जिसमें 2 बराबर, परंतु कैसे हैं? ये विपरीत हैं। एक प्लस तो दूसरा उतना ही माइनस। अगर यहां पर प्लस 25 कूलाम है तो यहां पर माइनस 25 कूलाम। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो क्या क्या है? वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, एक प्लस और दूसरा माइनस, एक दूसरे से बहुत सूक्ष्म दूरी पर, बहुत थोड़ी दूरी पर स्थित होते हैं। यह परिभाषा हो गई वैद्युत द्विध्रुव की। अब परिभाषा बची वैद्युत द्विध्रुव क्या गुण की, वो भी लिखवाएंगे। मैं यहां पर लिखकर ही बताता हूं आपको कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत
अल्प दूरी पर, बहुत सूक्ष्म दूरी पर स्थित होते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या कहलाया? वैद्युत द्विध्रुव बन गया। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब लिख रहा हूं मैं इसको, परिभाषा आप यहां से नोट कर लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, ऐसा सिस्टम है जिसमें दो बराबर व विपरीत, एक माइनस तो दूसरा प्लस, आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी 12 दूरी पर स्थित होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? HCl, HBr, ये हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इस पर H पर कितना होता है? 1 प्लस, और Cl पर कितना होता है? उतना ही माइनस। समझ में आ गया? तो इसका एग्जाम्पल हो गया वैद्युत द्विध्रुव का। अब HCl के बीच की दूरी कितनी कम होती है कि आप उन्हें आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। आप लोगों को अंदाजा होगा। H2 यानी कि जल भी इसका एग्जाम्पल है। H प्लस प्लस OH माइनस से मिलकर बना हुआ है। NaCl, Na प्लस Cl माइनस, जितना Na पर प्लस है, जितना सोडियम पर प्लस है, उतना ही क्लोरीन पर माइनस है। तो NaCl भी किसका एग्जाम्पल हो गया? वैद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल नोट कर लेना, ये परिभाषा नोट करना अपनी कॉपी के अंदर। अब पढ़ते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है, जिसकी परिभाषा लिखेंगे यहाँ पर। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है? फैंटम ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है। पहले समझा दूं, फिर लिख लेना कॉपी के अंदर, नोट करना, मेरी बात को करेगा नोट। अब वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की बात करी जाती है। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को समझने के लिए इसका सूत्र पता होना चाहिए। जिनके इसका सूत्र याद हो जाएगा वो शॉर्ट में इसकी परिभाषा भी क्या कर लेगा? याद कर लेगा। कैसे बताऊं कि वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को P से परिचित करते हैं। किससे? P से। ठीक है, P बराबर Q गुणा 12। पहले ये फॉर्मूला याद कर लो, इसके बाद परिभाषा इसी फॉर्मूले से लिख देंगे। वैद्युत द्विध्रुव का गुण P बराबर होता है, क्योंकि अगर गुणा 12 में कर दूं तो क्या आता है? P आता है। तो इसी के आधार पर इसकी परिभाषा बनाऊंगा। बहुत सिंपल है, रटनी नहीं है, याद करनी है। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव का गुण क्या होता है, ये लिख लिया अपन ने। एक आवेश का मान, दोनों में से एक आवेश का मान और उसके उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो 12 है, उसके गुणनफल को ही क्या कहते हैं? P कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। समझ में आ गई बात? यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के किन्हीं दो आवेशों में से किसी एक आवेश का मान तथा उन आवेशों के बीच की दूरी 12 के गुणनफल को P कहा जाता है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। और इसकी दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है। देख रही है, ये वाली दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है। इसका मतलब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक सदिश राशि है। तो आप लोग परिभाषा नोट करिएगा, मैं यहां पर नोट करवा रहा हूं कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसी वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है, दिशा माइनस से प्लस की तरफ होती है। लिख लेना, यहां पर नोट करवा रहा हूं आपके। भाषा मैंने आप लोगों को बता दी। और टीचर्स क्या करेंगे? परिभाषा रटवाएंगे। पहले परिभाषा लिखेंगे, बाद में फॉर्मूला। हम कहते हैं कि पहले फॉर्मूला याद कर लो कि वैद्युत द्विध्रुव का गुण P है, तो पहले फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूले के बाद परिभाषा अपने आप लिख दोगे, रटना नहीं है। जिसके फॉर्मूला P बराबर Q गुणा 12 याद है, वो एकदम लिख देगा कि Q की और 12 की गुणनफल को क्या कहते हैं? P कहते हैं। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के दो आवेशों में से किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का गुण कहते हैं, P कहते हैं। इसे P से परिचित करते हैं। सदिश राशि होती है, दिशा माइनस से प्लस की तरफ। फॉर्मूला बनेगा P बराबर, दोनों गुणा कर दी 2QL। नोट डाउन करना, मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा क्यों, इस आवेश का मात्रक कूलाम लिख दिया और L का मात्रक लंबाई का मीटर, तो मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। याद रखना, वैद्युत द्विध्रुव का गुण का मात्रक कूलाम मीटर और विमा हो जाएगी LTA। विमा हो जाएगी LTA, क्योंकि इसकी विमा होती है TA और इसकी विमा होती है L, तो विमा बन जाएगी LTA। नोट डाउन करना, सारे को नोट कर लेना। इसके बाद इसके ऊपर ही क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको सॉल्व करेंगे आज। उसके बाद वीडियो को करेंगे ऐड। वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित दो क्वेश्चन बड़े ही खास हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति यानी कि एंड ऑन पोजीशन। बताता हूं कैसे करेंगे। देखिए, दो क्वेश्चन है, एक अक्षीय स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति। एक तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में और एक निरक्षीय स्थिति में, एक एंड ऑन पोजीशन में और एक
इक्वेटोरियल लाइन पर पैरेलल पोजीशन में। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, बड़े खास हैं, इनमें से एक क्वेश्चन बोर्ड में आने की पूरी संभावना है, चांस रहेगा। अब करते हैं कैसे, पहले चित्र को रटना नहीं है, चित्र बनाने का तरीका समझेंगे, कैसे चित्र बनाएंगे। इसका मतलब क्या है कि विद्युत ध्रुव तो उसमें होगा ही, नाम में स्पष्ट है कि विद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु है, उस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, उस पर हम E का मान निकालेंगे। उद्देश्य है E का मान निकालना। विद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु स्थित होगा तो उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, वो हमारा उद्देश्य में है। अब विद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति को समझते हैं कि अक्षीय स्थिति आखिर होती क्या है। देखिए ये तो एक विद्युत ध्रुव का चित्र है जो थोड़ी देर पहले बनाया था। एक विद्युत ध्रुव का चित्र दिखाई दे रहा होगा आपको, दो आवेश हैं, बराबर और विपरीत हैं, बीच की दूरी 12 है। देखिए L आधी दूरी और ये L आधी दूरी, ये मध्य बिंदु है इसका O। इस ध्रुव का नाम रख दिया AB है, मान लिया विद्युत ध्रुव क्या है, विद्युत ध्रुव AB। इसका मध्य बिंदु क्या है, O है, और यानी कि इधर वाली दूरी L बची और इधर वाली दूरी L बची। दोनों आवेशों के बीच की कुल दूरी कितनी आ गई, 12 दूरी आ गई। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है हमने, ठीक है। तो ये एक विद्युत ध्रुव का चित्र है। अब हमको क्या निकालना है, इस विद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अब इसकी अक्षीय स्थिति समझेंगे कौन सी होती है, निरक्षीय भी यहीं पर समझ लेंगे, तभी अगला क्वेश्चन फिर फटाफट करेंगे। कैसे कि अक्षीय स्थिति क्या होती है, अक्षीय स्थिति को इंग्लिश में कहा जाता है एंड ऑन पोजीशन, और एंड का मतलब होता है सिरे। अब इस विद्युत ध्रुव के दो सिरे हैं, एक सिरा ये रहा और एक सिरा ये रहा। सिरों के अब अक्षीय स्थिति बता रहा हूं मैं, सिरों के आगे या फिर सिरों के पीछे, यानी कि हॉरिजॉन्टल क्षैतिज में जो जितने भी पॉइंट मिलते हैं सारे पॉइंट अक्षीय स्थिति में ही होते हैं। एंड ऑन पोजीशन, अक्षीय स्थिति का मतलब एंड ऑन, सिरों के आर पार, या तो आगे या तो पीछे, या तो आगे या तो पीछे कोई भी बिंदु हो वो इसके इस ध्रुव के किसी स्थिति में कहलाएगा, अक्षीय स्थिति में कहलाएगा। इसके सिरों के आर पार क्षैतिज में कोई बिंदु ऐसे इस रेखा पर कहीं भी हो तो वो बिंदु क्या कहलाएगा, विद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में कहलाएगा। अब चित्र कंप्लीट करते हैं, चित्र बनाते हैं। पहले हम लोगों को इसका चित्र बनाने के लिए एक विद्युत ध्रुव खींचना पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने खींच लिया। इस प्रकार से खींचना पड़ेगा कि इसमें मध्य बिंदु पहले ही दर्शाया गया हो। अब इसकी अक्षीय स्थिति में कोई पॉइंट लेना पड़ेगा जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जिस पर हमें E का मान निकालना है। कैसे लेंगे, अब अक्षीय स्थिति या तो पीछे हो जाएगी या फिर यहां हो जाएगी। तो इसकी अक्षीय स्थिति क्या बनेगी, ऐसे बनेगी आगे की तरफ, ये रेखा इसकी अक्षीय रेखा होगी। अब इस रेखा पर कोई बिंदु मान ले यहाँ पर वो बिंदु P है, क्या है वो बिंदु P। अब ये बिंदु जो P है वो इस ध्रुव की अक्षीय स्थिति में है। इस बिंदु पर क्या करनी है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे ज्ञात, मैं आपको बता दूं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक सदिश राशि होती है, पहले दिमाग में ये बात रखना। तो ये जो बिंदु P है वो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है इसका जो अपना एरिया है प्लस क्यू आवेश का, इसके एरिया में भी है, और इस माइनस क्यू आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है इसके एरिया में भी है। यानी कि जो बिंदु P है वो प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र के क्षेत्र में पड़ता है और माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र के में भी पड़ता है, यानी कि दोनों के एरिया में पड़ता है P। अब इस पर मुझे E का मान निकालना है। तो इस पर एक बात और स्पष्ट कर दूं कि इस पर प्लस क्यू के कारण भी तीव्रता होगी और माइनस क्यू के कारण भी तीव्रता होगी, अलग अलग तीव्रता। हम लोगों को अलग अलग नहीं निकालनी है, हमें पूरे ध्रुव के कारण निकालनी है कि कितनी तीव्रता होगी, E। अब मान लिया कि इस बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के कारण कितनी तीव्रता है, E1 है, क्योंकि यहां पर प्लस क्यू है, और P बिंदु पर भी क्या मानेंगे कि Q0 आवेश स्थित है। हमेशा जहां भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो वहां पर हम लोग आवेश मानते हैं धनात्मक आवेश, पॉजिटिव आवेश। तो यहां पर निकालनी है तो यहां पर मानना कि यहां पर धनात्मक आवेश है Q, तो Q ये प्लस है ये भी प्लस है, तो बाहर की तरफ धकेलेगा, बाहर की तरफ धकेलेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो जो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता मान लिया E1 है, तो E1 की दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। E1 की दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ, क्योंकि ये इसको बाहर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा, समान आवेश है, प्रतिकर्षित करेगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो प्लस क्यू के कारण मान लिया इस पर अगर तीव्रता E1 है तो E1 की दिशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी। अब माइनस क्यू के चूंकि ये बिंदु P माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र में भी स्थित है, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र में भी स्थित है ना, तो माइनस क्यू इस पर बल लगाएगा, वो कूलॉम के नियम वाला बल। तो माइनस क्यू के कारण मान लिया तीव्रता बिंदु P पर कितनी है, E2 तीव्रता है। यदि माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर क्या तीव्रता है, E2, तो E2 की दिशा क्या होगी, ये माइनस है ये प्लस है, ये माइनस है ये प्लस है, तो आकर्षित करेगा, तो E2 की दिशा क्या होगी,
यानी कि जो माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2, उसकी दिशा क्या होगी, अंदर की तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी। हम लोगों ने निकाल लिया कि प्लस क्यू के कारण तीव्रता E1 है, माइनस क्यू के कारण की तीव्रता क्या है, E2 है। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या निकालना है, पूरे द्विध्रुव के कारण, पूरे द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर कितनी तीव्रता होगी। अब यह बिंदु मान लिया कि इसके मध्य बिंदु, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर है। कौन सी स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में है। ठीक है, ये चित्र बना लेना अपनी कॉपी में, चित्र के अनुसार फिर लिखते हैं, कैसे लिखेंगे एक बार आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं। अब पूरा चित्र कंप्लीट है हम लोगों का, सारा चित्र हम लोगों ने बना लिया है। अब चित्र पहले बनाना आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने से पहले उसका चित्र अच्छी तरीके से हमारे दिमाग के अंदर होना चाहिए। ये ट्रिक है, पहले चित्र याद कर लो, जो चित्र में है वही हिंदी में लिख दो बराबर में, वही आपका काम कर देगा। रटना कुछ नहीं है, चित्र याद कर लिया, जो जो चित्र में है वो सारी बातें यहां पर लिख दी। फिर क्वेश्चन करने का तरीका मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। चलिए चित्र को बना लीजिए। अब इसके बारे में बताता हूं क्या होता है चित्र, फिर समझा देता हूं चित्र को। ये एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, एक माइनस आवेश और एक प्लस आवेश, दोनों बराबर आवेश होते हैं, दोनों के बीच की दूरी 12 होती है, L और L। विद्युत द्विध्रुव का नाम है A और B। अब इसकी अक्षीय स्थिति कौन सी होगी, इसके सिरों के एंड ऑन पोजीशन, इसके सिरों के सामने या फिर सिरों के पीछे, ऐसे ये अक्षीय स्थिति होती है। और ऊपर नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में, ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में होती है निरक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति मैंने यहां पर खींच ली कि मान लिया इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P मान लिया, इस P पर ही हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसके कारण, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो ये R दूरी पर मान लिया, इसकी कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P, इस पर हमें E का मान निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। अब ये बिंदु P इस आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के भीतर भी है और इस आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के भीतर भी है। यानी कि इस बिंदु P पर प्लस क्यू के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी जो मान ली E1 है, और माइनस क्यू के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी जो मान ली E2 है। अब E1 E2 की दिशा मैंने कैसे बनाई कि प्लस क्यू आवेश है और P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है प्लस क्यू कारण, जो कि E1 मान रखी है। कैसे निकाल लेंगे कि जहां भी हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है वहां पर हम एक धन परीक्षण आवेश, पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज रखते हैं। यहां पर हमेशा प्लस क्यू नॉट आवेश मानकर चलेंगे P बिंदु पर। क्या मानकर चलेंगे कि P बिंदु पर हमेशा प्लस क्यू नॉट आवेश स्थित है। तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो बाहर की तरफ धकेलेगा। तो E1 की दिशा क्या हो गई, बाहर की तरफ। E1 किसके कारण तीव्रता है, प्लस क्यू के कारण। अब माइनस क्यू के कारण तीव्रता पर मान लिया E2 है बिंदु P पर, तो E2 की दिशा क्या होगी, अंदर की तरफ। क्यों है, क्योंकि माइनस और प्लस आवेश आकर्षित करते हैं, तो E2 की दिशा अंदर की तरफ होगी। तो हमारे पास E1/E2 के मान निकालने हैं और हमको निकालना है E का मान। पूरे द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, वो चित्र बनाइए। अब मैं इसके बारे में बता रहा हूं आपको कैसे बनाते हैं। देखिए हिंदी लिखने का क्या तरीका है, पहले चित्र आप लोग ढंग से बना लें कॉपी में अपनी, फिर जो चित्र में है वही लिख दें। कैसे लिखेंगे, मान लिया एक विद्युत द्विध्रुव AB है या नहीं है, जो है वही लिखेंगे। मान लिया एक विद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक K है। ठीक है, अलग अलग माध्यम का परावर्तनांक अलग अलग होता है। मान लिया कोई माध्यम है, उसका परावर्तनांक क्या है, K है, AB उसमें स्थित है। ठीक है, समझ में आ गई बात। विद्युत ध्रुव किस किस चीजों से मिलकर बना है वो लिख देंगे कि विद्युत ध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी L और L 2L है, जिनके बीच की दूरी 2L है। ठीक है, मान लिया बात, हम लोगों ने नोट कर ली। अब क्या मानेंगे, ये विद्युत ध्रुव के बारे में कंप्लीट हो गया बात। अब क्या कहेंगे कि एक बिंदु P है, इसके बारे में कि मान लिया विद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, इसकी अक्षीय स्थिति में, जिस पर क्या करना है हम लोगों को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ठीक है। अब मानेंगे और बात, इसके लिए मान लिया कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E1 है, दिशा बाहर की तरफ। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 है, दिशा क्या, अंदर की तरफ। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमें दूरी चाहिए, तो प्लस क्यू आवेश की बिंदु P से कितनी दूरी हो जाएगी, R माइनस L। ये पूरी R है, ये L है, और ये वाली दूरी चाहिए, प्लस क्यू से बिंदु P तक की दूरी चाहिए। ये R में से अगर मैं ये L घटा दूंगा तो ये दूरी बचेगी, नहीं बचेगी। तो प्लस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी है, R माइनस L है। अब मुझे निकालनी है माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2। उसे निकालने के लिए मुझे माइनस क्यू आवेश की और बिंदु P के बीच की दूरी चाहिए, यानी कि ये दूरी यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी चाहिए। तो ये दूरी क्या है, R प्लस L। क्या है ये दूरी,
R प्लस L। तो कॉपी में लिख रहे हैं ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम E1 का मान निकाल लेंगे, E2 का मान निकाल लेंगे, और ये दोनों सदिश राशि हैं, एक इस दिशा में है और एक दूसरा उसके विपरीत दिशा में है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब भी दो सदिश एक दूसरे के विपरीत लग रहे हो तो उनका परिणामी निकालना है हमें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है पूरे ध्रुवीकरण, यानी कि परिणामी तीव्रता निकालनी है, कुल तीव्रता नेट कितनी होगी वो निकालनी है। तो जब भी दो सदिश एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हो और उनकी परिणामी तीव्रता E का मान निकालना हो तो उनमें से घटा देते हैं, बड़े में से छोटा माइनस कर देते हैं, तो E आ जाएगी, कुल तीव्रता आ जाएगी इसमें। तो E1 में से E2 घटा दूंगा तो आंसर आ जाएगा हमारा, E का मान आ जाएगा, जो कि बड़ा सिंपल है। लिखते हैं इसकी हिंदी यहां पर बराबर। ये हिंदी हम लोगों ने लिख ली है, देखते हैं क्या लिखी है। मान लिया कि विद्युत ध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका प्रवर्तकांक K है। बिल्कुल जो चित्र में है वही लिख रहे हैं, जो चित्र में है वही लिख रहे हैं। AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित जिसका प्रवर्तकांक K है। अब इसके बाद है कि पहले तो दो स्टेप में कंप्लीट करेंगे, पहले द्विध्रुव के बारे में बताएंगे, फिर वो बिंदु जहां है उसके बारे में बताएंगे, फिर हमें क्या करना है वो बताएंगे। पहले स्टेप में क्या लिखा, द्विध्रुव प्रवर्तकांक K है, द्विध्रुव प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर बना है। बिल्कुल बना है भाई, बिल्कुल बना है, प्लस क्यू माइनस क्यू से मिलकर बना है। इनकी जिनके बीच की दूरी 12 है, हाँ भाई है, ठीक है। मान लिया द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और ये किसी स्थिति में है, एक बिंदु P है, अक्षीय स्थिति में लिख देंगे, यहां पर क्या लिख देंगे, अक्षीय स्थिति में। मान लेते ध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अक्षीय स्थिति यहां पर ऐड करना है, अक्षीय स्थिति पर R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। इस पे तो ज्ञात करनी है। अब इस पर ज्ञात करने से पहले दो तीव्रता होंगी, एक प्लस क्यू कारण और एक माइनस क्यू कारण। तो लिख लिया, इसके लिए मान लिया कि बिंदु P पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवश्यक कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः E1 व E2 है, यानी कि प्लस क्यू के कारण तो E1 और माइनस क्यू के कारण E2। दिशा क्या है मैंने बना रखी है, E1 की दिशा ये, E2 की दिशा ये, ठीक है। अब हमें E1 व E2 का मान निकालने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि उनकी दूरी क्या है। E1 प्लस क्यू के कारण है तो प्लस क्यू आवेश की बिंदु P से क्या दूरी है, क्या दूरी है, इस R में से घटा दो R माइनस L, ठीक है भाई। प्लस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी, ये वाली दूरी तो होगी यहां से लेकर यहां तक की दूरी, तो ये पूरी दूरी R है। अगर इस R में से मैं ये L घटा दूं तो ये दूरी तो बचेगी, ये वाली दूरी। तो प्लस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी क्या हो गई, R माइनस L। माइनस क्यू की कितनी दूरी होगी, ये L इस R में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे R प्लस L, यहां तक की R और यहां तक की L। तो माइनस क्यू की बिंदु P से दूरी कितनी हो गई, R प्लस L हो गई। तो लिख दी कि प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश की बिंदु P से की दूरी कितनी हो जाएगी, R माइनस L, प्लस क्यू की हो जाएगी, माइनस क्यू कितनी हो जाएगी, R प्लस L। तब प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 का मान मैं लिख रहा हूं, कितना होगा, देखिए कहीं भी किसी भी आवेश के कारण कहीं भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो उस आवेश का मान पता होना चाहिए जिसके कारण तीव्रता है, और वो उस आवेश की और उस बिंदु के बीच की दूरी पता होनी चाहिए। कैसे निकालते हैं, अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 का मान लिख रहा हूं, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये निर्वात में विद्युतशीलता होती है, किसके कारण है, E1 प्लस क्यू आवेश के कारण है, तो क्यू आवेश लिखूंगा ऊपर, ठीक है, बटे अपॉन प्लस क्यू की और बिंदु P के बीच की दूरी नीचे उसका वर्ग। नीचे कितनी दूरी है प्लस क्यू की और बिंदु P के बीच की दूरी R माइनस L, तो लिख दिया R माइनस L का वर्ग, R माइनस L का वर्ग। तो ये तीव्रता आ गई प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर इतनी तीव्रता होगी। दिशा रहेगी B से P की तरफ, B से P की तरफ यानी कि बाहर की तरफ, ठीक है। इसी प्रकार तथा माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E2, उसका मान भी लिख दूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो का तू Q ऊपर जो का तू बटे उस आवेश की दूरी कितनी है, माइनस क्यू की दूरी कितनी है बिंदु P से, R प्लस L है, कितनी है, R प्लस। अब यहां पर माइनस का क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये सदिश राशि है, सदिश राशि में केवल दिशा लेते हैं, ठीक है। तो Q बटे R प्लस L जो कि माइनस क्यू आवेश की दूरी है बिंदु P से, R प्लस L, R में L जोड़ दिया इसका वर्ग, तो ये दूरी आ जाएगी। इसकी दिशा क्या होगी, E2 की, E2 दिशा अंदर की तरफ है यानी कि P से B की ओर, P से B की ओर, ये B से P की ओर, ये P से B की, यानी कि दोनों वेक्टर E1 और वेक्टर E2, सदिश राशि E1 और सदिश राशि E2 दोनों एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं। E1 वहां, E2 इधर,
तो अब हम लोगों को बिंदु P पर क्या निकालनी है, परिणामी तीव्रता का मान निकालना है, कुल तीव्रता का मान निकालना है, नेट तीव्रता का मान निकालना है, जो कि हमारा उद्देश्य है। विद्युत ध्रुव के पूरे कर्ण निकालनी है। ये तो अलग अलग कर्ण आ गई, प्लस क्यू कर्ण भी आ गई और माइनस क्यू कर्ण, अलग अलग तीव्रता आ गई। हम लोगों को एक तीव्रता चाहिए, ई चाहिए, ई, और वो ई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनकी नेट तीव्रता निकाल लेंगे। जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हो तो उनकी तीव्रता हम लोग बड़े में से छोटा घटा करके निकाल लेते हैं। अब इन दोनों में से कौन बड़ा है, E1 बड़ा है या E2? E1 बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये R माइनस एल, R प्लस एल बड़ा है या R माइनस एल बड़ा है? R माइनस एल, R प्लस एल बड़ा है, R माइनस एल छोटा है। जब ये छोटा है तो ये बड़ा होगा, जब ये बड़ा है तो E2 छोटा होगा। तो E1 बड़ा होगा E2 से, E1 बड़ा होगा E2 से। अतः परिणामी तीव्रता क्या निकाल दूंगा, अतः परिणामी तीव्रता, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या आ जाएगा, E1 माइनस E2। और दिशा क्या रहेगी, दिशा वही रहेगी जो बड़े की रहेगी। बड़े की दिशा क्या है, B से P की तरफ, तो B से P की तरफ बाहर की ओर ही रहेगी। देखिए अगर एक पत्थर है और 10 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, 8 न्यूटन का बल इधर लग रहा है, तो पत्थर किधर जाएगा, जो बड़ा होगा उसकी तरफ जाएगा ना। कितने के बल से जाएगा, 10 में से 8 गया, 2 न्यूटन से इधर की तरफ। तो इसलिए कहा कि परिणामी तीव्रता होगी वो भी सदिश राशि होगी, उसकी दिशा क्या रहेगी, जो बड़ा होगा उसकी तरफ। E1 बड़ा है तो बड़े की तरफ रहेगी, B से P की तरफ रहेगी। समझ में आ गई बात। E1 में से E2 घटा करके निकाल लूंगा। अब यहाँ पर E1 का मान रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर, माइनस E2 का मान रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला मान रख दिया Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। ये आ गया मान अपना। या फिर E का मान क्या आ जाएगा, E का मान आ जाएगा, अब देखिए ये चीज कॉमन आ गई, ये भी इसमें भी है और इसमें भी, तो इसको बाहर कॉमन ले लूं मैं, यानी कि Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आ गया बाहर कॉमन। अंदर क्या बचा, यहां बचा 1 बटे R प्लस L का होल स्क्वायर, माइनस यहां बचा ये R माइनस एल है, सॉरी R माइनस एल, तो यहां बचा 1 बटे R माइनस एल का होल स्क्वायर, यहां बचा 1 बटे R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया यहां तक। ठीक है, क्लियर शब्दों में समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसके बाद क्या होगा, या E बराबर ये Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो का, तो इन दोनों का लैसा क्या आएगा, दोनों की गुणा। अब दोनों की गुणा करूंगा, ये A माइनस बी है, ये A प्लस बी है, तो जहां पर भी दो एक जैसी राशि जुड़ रही हो और फिर घट रही हो, इन दोनों की गुणा आएगा ना, लेस है भाई। ये तो ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, A प्लस बी इंटू A माइनस बी बराबर A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला सभी पढ़कर आए होंगे। तो इस फॉर्मूले का जवाब है कि देखो ये घट रहा है, जुड़ रहा है, जब लेसा लूंगा तो दोनों की गुणा लेसा लूंगा, जब दोनों की गुणा होगी तो ये आ सकता है, नहीं आ सकता। यानी कि पहले का वर्ग R का वर्ग माइनस L का वर्ग। अब इन दोनों का भी वर्ग है तो ये वर्ग ऊपर लगा दूंगा ऐसे, यहां पर पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग का फॉर्मूला बन जाएगा। इस साइड ऐसे गुणा हो जाएगी, R प्लस L का होल स्क्वायर तो आएगा इस तरफ, फिर माइनस ये R माइनस L का होल स्क्वायर आएगा इस तरफ यहां पर। समझ में आ गया यहां तक? यहां तक नोट करें अपनी कॉपी में। इसके बाद ये समझ में आ गया यहां तक। इसके बाद चलते हैं, अब यहां पर आएंगे, यहां पर आ रहे हैं, इसके बाद यहां पर आ रहे हैं। कैसे लिखेंगे, E बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट शुरू कर देता हूं, रुक जाइए, ब्रैकेट शुरू कर दिया। भीतर क्या है, ऊपर ये इसका वर्ग खोलेंगे, A प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले का वर्ग R का वर्ग L का वर्ग, दोनों की गुणा का दोगुणा 2LR आ गया। फिर इसकी माइनस का निशान भी है, माइनस का चिन्ह भी है, और जब इसकी गुणा मैं खोलूंगा तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2LR आएगा। तो ये R स्क्वायर माइनस का हो गया। फिर L स्क्वायर भी माइनस का निकलेगा बाहर, और माइनस 2LR था क्योंकि ये A माइनस बी का फॉर्मूला है, तो वो माइनस 2LR इससे क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 2LR ये लिख दिया यहां पर, प्लस 2LR ये यहां पर लिख दिया। समझ में आ गई बात भाई। इसका फॉर्मूला खोलेंगे ना तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2LR आएगा, नहीं आएगा? तो इस माइनस से चिन्ह बदल गया उसके, माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2LR। नीचे क्या है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात। अब देखिए यहां पर ये दोनों कट गए, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया, क्योंकि ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस। ऊपर क्या बचा, E बराबर
क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर बचा 2 LR और 2 LR कितने हो गए 4 LR, कितने हो गए 4 LR, नीचे क्या है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है, यह बात आप लोग समझ लीजिएगा, और इसका पूरे का भी स्क्वायर है, इसका पूरे का भी स्क्वायर है। यहां तक समझ में आ गई बात। इसके बाद हम लोगों को कुछ नहीं करना, E बराबर, देखिए ये जो 4 है इसको क्या कर लो, 4 को इसे तो लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्यों अंदर गुणा में ले गया, मैं क्यों इसकी गुणा में ले गया, इस 4 को लिख दो 2 गुणा 2, 4 को लिख सकता हूं ना, 4 को 2 दूनी 4 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, तो 2 गुणा 2 लिख दिया। ये क्यू भी इसके इंटू में ले गए क्यू, अब ये L भी है, ये R भी है, ये R भी है। ठीक है जी, बटे, समझ में आ गया ना बात। 4 को 2 गुणा 2 लिखा, क्यू की गुणा L में कर दी, R भी पहले से ही है, नीचे है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर। अब बात समझ में आ जाएगी आप लोगों को। देखिए ये जो 2QL है, ये जो 2QL है, ये होता है वैद्युत ध्रुव के आघूर्ण का मान, थोड़ी देर पहले पढ़ा है। इसकी जगह मैं P रख सकता हूं, क्या रखता हूं उसकी जगह में स्मॉल p लिख सकता हूं। अब एक बात देखिए कि R जो है, ये जो R है, अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि जो वैद्युत ध्रुव होता है उसमें दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत थोड़ी होती है, उसको आप अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते। तो ये तो L जो दूरी है, ये वाली L, ये तो उस 12 की भी आधी है, 12 को ही आप अपने आंखों से नहीं देख सकते, और L तो उसकी भी आधी होगी, यानी कि ये तो बहुत निन्नू सी हो गई, 0, तो ये तो 0 में ही है, L तो 0 है, R की तुलना में बहुत छोटी है। तो जब देखिए, जब कोई 100 किलोग्राम चीनी है, 100 किलोग्राम चीनी में से अगर आप 0.8 ग्राम निकाल देंगे तो जब भी 100 ही मापेगी ना, कहोगे तो तब भी 100 ही, यानी कि इस 100 किलोग्राम चीनी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो अब भी 100 ही है। यानी कि अगर बहुत बड़े में से बहुत छोटा घटा भी दूं तो वही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कह देंगे कि R जो है वो बहुत बहुत बड़ा है, किससे, L से, क्योंकि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, क्योंकि R इज बहुत बहुत बड़ा है L से। तो R स्क्वायर में से अगर मैं L स्क्वायर घटाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R स्क्वायर ही मिल जाएगा। ये 0 के बराबर मान लिया, L किसके बराबर मान लिया, 0 के बराबर। जब R स्क्वायर में से 0 घटाऊंगा तो R स्क्वायर ही बचेगा, और उसकी पावर 2 है, तो R की पावर 4 आ जाएंगी, नहीं आ जाएंगी, लिख देंगे नवी लाइन में। अतः E बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए ऊपर 2 है, 2QL को कहते हैं P, 2QL क्या कहते हैं P, इसकी जगह P लिख दिया, R ऊपर जो का 2, नीचे R स्क्वायर में से 0 घटेगी तो R स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएंगी, 2 येरी 4, R की पावर कितनी आ जाएगी 4, R की पावर कितनी आ जाएगी 4। अब E का मान क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऊपर 2P है, R भी है, R से इसकी एक पावर कटेगी तो नीचे बचेंगी R की पावर कितनी 3, ऊपर बची 2P। अरे यही तो मान है, यही तो चीज है जो हम निकालना चाह रहे थे। आ गई वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई ना, याद रखना। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटे R की पावर 3। P इसमें वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण है, एप्सिलॉन नॉट विद्युत निर्वात की विद्युतशीलता, R उस बिंदु की दूरी जो कि उसकी अक्षीय स्थिति में है। ठीक है, ये आप सारा क्वेश्चन नोट कर लेना यहां से आज तक का। एक बार फिर समझा देता हूं आप लोगों को कि मान लिया कि विद्युत ध्रुव ए भी है, किसी ऐसे माध्यम में इसका प्रोत्साहन K है। ठीक है, दो ऐसे मिलकर बना है प्लस Q माइनस Q से, बीच की दूरी 12 है। अब इसके मध्य बिंदु O से एक R दूरी पर इसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बिंदु P की दूरी प्लस Q के कारण बिंदु P पर E1 तीव्रता है, माइनस Q के कारण कितनी तीव्रता है, E2 तीव्रता है। सही में आ गई बात। प्लस Q की दूरी कितनी है, ये R में से L घटा दी है, दूरी बचेगी R माइनस L, माइनस Q की कितनी दूरी है, R प्लस L दूरी है। तो पहले प्लस Q के कारण तीव्रता निकाल ली, E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस L, यानी कि उस दूरी का वर्ग जो कि बिंदु P से प्लस Q की है। फिर माइनस Q के कारण निकाल ली बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे वह दूरी जो कि माइनस Q की बिंदु P से है, ये R और ये L जोड़ दिया, R प्लस L का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब चूंकि ये दोनों विपरीत हैं तो इन दोनों को घटा करके मैं क्या निकाल लूंगा, परिणामी तीव्रता निकाल लूंगा, जो कि हम लोगों को चाहिए। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 में से E2 घटा लिया, ये घटा रहा है, E1 का मान रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस E2 का मान रख दिया
1/4π0 क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये दोनों कॉमन है तो कॉमन बाहर ले लिया, क्यू बटे 4π0। भीतर क्या बचा, यहाँ बचा 1 बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यहाँ बचा 1 बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों का ऐसे ले लिया, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल आएगा। ये दोनों की गुणा एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो ए स्क्वायर पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। इनका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब इन दोनों का ऊपर भी स्क्वायर है तो ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया। अब ये ऐसे लिया है मैंने, तो इसकी गुणा यहाँ जाएगी, इसकी गुणा यहाँ जाएगी, इनका आर प्लस एल का स्क्वायर यहाँ पर आएगा, आर माइनस एल का स्क्वायर यहाँ पर आएगा। अब इसका स्क्वायर खोल दिया, ये a प्लस बी के वर्ग का फॉर्मूला बना, ये a माइनस बी के वर्ग का फॉर्मूला बना। इसका खोला तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lr। इसका खोलूंगा तो माइनस के निशान से उसके चिन्ह बदलेंगे, आर स्क्वायर प्लस का था ये माइनस का हो गया, एल स्क्वायर प्लस का आएगा तो ये माइनस का हो गया। दोनों की गुणा के दो गुणा माइनस का आता, क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो वो कैसा हो जाएगा प्लस का, प्लस 2lr। ये जो कटने थे कट गए, 2lr 4lr बचे। अब आर जो है, अब इसे लिख दिया 4 को 2 गुणा 2, ये स्टेप याद रखना, ये करना पड़ेगा। यहाँ पर पॉइंट नोट करना कि आर 2 को 2 गुणा 2 लिखे, क्यों अंदर ले गए तो ये 2qlr बन गया। चूंकि r बहुत बड़ा है l से, तो l लगभग बराबर 0 के होगा, तो केवल यहाँ पर आर स्क्वायर बचेगा। आर स्क्वायर की पावर ऊपर 2 है तो r की पावर क्या बन जाएगी 4, ऊपर बन जाएगा 2 की जगह क्या आ गया p, ये p का मान है, ये वैद्युत ध्रुव के आघूर्ण का मान है, p का मान होता है 2 तो 2 की जगह मैं रख सकता हूँ p, तो ऊपर बनेगा r, नीचे बटेगी r की पावर 4। ये यहाँ पर E बराबर 1/4π0 ऊपर 2p, r से इसकी पावर कटेगी बटे r की 3, तो क्या फॉर्मूला बनेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E बराबर 1/4π0 2p बटे r क्यूब। ये है विद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, वीडियो पसंद आई हो पूरे क्वेश्चन को नोट करना। इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो आएगी 7 अप्रैल, बोर्ड के पेपर फिजिक्स के पेपर से पहले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। और आप लोग घबराएं नहीं, हम आपके साथ हैं, बोर्ड के पेपर में आपके साथ चलेंगे। यही नहीं, हर एग्जाम के संबंधित टिप्स दूंगा कि कैसे बोर्ड के एग्जाम में आप अधिक नंबर ला सकते हैं कम समय में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने साथियों, अपनी कक्षा 12 के सभी साथियों के साथ इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। अपना जोश हाई रखना। जय हिंद, जय भारत।